मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। और आप सभी अभ्यर्थी यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के हैं, उसी दृष्टिकोण से इस पूरी क्लास को लेकर के चला जा रहा है। करंट अफेयर्स तो आप खूब पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण निर्णायक टॉपिक होता है। और आपका करंट अफेयर्स अगर बहुत अच्छा हो जाए, समझ लीजिए कि आपकी नैया पार हो जाती है। लेकिन करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए कई स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी का आशय ये है कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, निशान लगाते रहते हैं, भूल जाते हैं। आपको करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना है जिससे कि आप भूले ना। उसके लिए जरूरी है कि आप उसको, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो करंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी तरीके से बनाते रहें। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे और उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ों को आप जोड़ देंगे, कुछ ट्रिक बना लेंगे, तो फिर आप उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए आप इस करंट अफेयर्स की हमारी क्लास के साथ जब जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम उन सारी चीज़ों को उसके साथ जोड़ देते हैं, कोरिलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं और इसी क्रम में लेकर के चलते हैं। कहाँ से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सभी इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो आइए देखिए और इस क्लास को इसी रूप में लेकर के चलिए। आते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था, हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में भारत में कुल अब तक 15 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई। उसको मैंने डिटेल आपको बता दिया था, और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते मैंने वो भी बता दिया था। आज के टॉपिक को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है, इसको यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये सूचकांक क्या है और इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं, उसमें टॉप पर कौन से देश हैं और सबसे बिलो कौन से देश हैं, और भारत की क्या स्थिति। चार तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इन चारों तरीकों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है जो विभिन्न देशों का एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें विभिन्न देशों में हुए जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो प्रोग्रेस की गई है उसका एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है। उसी क्रम में इसने 2005 से अपनी रिपोर्ट जारी करना प्रारंभ किया है, और इसी क्रम में 63 देश और यूरोपीय यूनियन इसके इस आंकड़े में शामिल हैं। ठीक है, तो एक तो प्रश्न यही बन गया, आप ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आपका यहीं पर बन गया, एक प्रश्न यहां पर बना कि ये, अब इसमें 63 देश, कितने देश शामिल हैं? तो 63 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है, और इसमें 4 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए 4 जो है श्रेणियों में से विभक्त किया गया और 14 इंडिकेटर्स में विभक्त किया गया है। ये 4 श्रेणियां कौन है? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग, और चौथा है जलवायु नीति। ठीक है, तो कुल स्कोर का 40% है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कुल स्कोर का 20% है नवीकरणीय ऊर्जा, कुल स्कोर का 20% है ऊर्जा उपयोग, और कुल स्कोर का 20% है जलवायु नीति। ठीक है, ये इसमें 4 बातें हैं। 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है, तो संस्था कौन सी है? जर्मन वॉच है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, अब ये इसका 19वां संस्करण है। तो संस्था कौन सी है? पहला संस्था का नाम हो गया, तो आपसे ये पूछा जाएगा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि ऐसे इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन प्रवर्तन सूचकांक 2024 कब जारी किया गया? 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सूचकांक का 19वां संस्करण है, और सीसीपीआई 2024 में सिर्फ 3 स्थानों में से कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका।
शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई, वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने सीसीपीआई 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान हासिल किया है। अर्थात इस रिपोर्ट में 3 स्थानों तक कोई देश नहीं रहे हैं, चौथे स्थान से यहां से शुरुआत हुई है। तो डेनमार्क ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है, चौथा स्थान। सऊदी अरब को अंतिम 67वां स्थान मिला हुआ है, माने सबसे कम जलवायु परिवर्तन के बारे में जो प्रयास किया है किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्पादक, अब ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता चला गया, ठीक है। तो आप इनको देखिए, अब विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्पादक कौन सा CO2 उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। एक प्रश्न तो यही हो गया, ये 51वें स्थान पर है। एक प्रश्न आपका यहां पर बन गया कि विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्पादक, आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस में 2021 में यहां से प्रश्न पूछा गया था, यहां से 2021 में यहां से प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस में, और समीक्षा अधिकारी भी 2021 में प्रश्न यहां से पूछा गया था, ठीक है। तो दोनों तरीके से प्रश्न लग, शायद समीक्षा अधिकारी 2021 में प्रश्न यहां से पूछा गया था। तो अब लेकिन बदल करके आया था, प्रश्न की प्रकृति थोड़ा सा बदली हुई थी, तो ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है? चीन है। उसको कौन सा स्थान मिला? 21वां स्थान मिला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 का उत्सर्जन देश कौन सा है? अमेरिका है, उसे 57वां स्थान मिला है। CCPI 2024 में 3 G20 के देश जैसे भारत को 7वां स्थान मिला है, जर्मनी को 14वां स्थान मिला है, और यूरोपीय संघ को संयुक्त रूप से 16वां स्थान मिला है। अब देखिए भारत की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। भारत CCPI रैंक में 7वें स्थान पर है, यानी इन सभी देशों से CO2 के उत्सर्जन के मामले में भारत बहुत पीछे है, ठीक है। भारत जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए कितना बेहतरीन प्रयास कर रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और बन क्या, हमें लगता है कि पूछ ही लिया जाएगा, इसमें इतने में से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको एग्जाम में देखते रहिएगा, 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका यहाँ से आने की पूरी उम्मीद है। डेनमार्क, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक, और G20 देशों में भारत को कौन सी रैंक मिली हुई है, ये हो गए। तो इतने पॉइंट जो है बड़े ही खतरनाक पॉइंट है, बड़े ही शानदार पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए इनकी स्कोर देखिए। विश्व में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 75% से अधिक उत्सर्जकों के G20 देश कौन कौन से हैं? चौथे नंबर पर डेनमार्क है, ठीक है। 5वें नंबर पर एस्टोनिया है, 6ठे नंबर पर फिलीपींस है, 7वें नंबर पर भारत है। तो भारत का स्कोर देखिए कितना बेहतरीन है, सबसे अच्छी स्थिति में है भारत। आप एशियाई देशों में देखिए, और एशियाई देशों में भारत जो है, फिलीपींस है, उसके बाद फिर भारत है एशियाई देशों में, ठीक है। फिर आपका नीदरलैंड है, मोरक्को है, स्वीडन है, ये आगे। ब्रिक्स देशों में सर्वोच्च स्थिति क्या है? भारत की है। ब्रिक्स देशों में 7वें रैंक पर भारत है, सबसे अच्छी स्थिति में। फिर ब्राजील आता है, फिर आप दक्षिण अफ्रीका आता है, फिर चीन आता है, और रूस। सबसे खराब स्थिति जो है चीन और रूस की है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़े आप देखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। CCPI रैंक 2024 में ब्रिक्स देशों में भारत जो है शीर्ष पर है, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। CCPI रैंक में सबसे न्यूनतम देखेंगे तो सबसे न्यूनतम किसकी स्थिति? सऊदी अरब की है। तो सब आपके कार्बन उत्सर्जन वाले देश हैं। कार्बन उत्सर्जन का मतलब जो आपके खाड़ी के देश हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब है, फिर ईरान है, फिर UAE है। सऊदी अरब, ईरान और UAE, ये है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखा, बहुत शानदार है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरा आंकड़ा आपके पास इसी रूप में होना चाहिए। अब सऊदी अरब हो गया, ईरान होगा, यूएई होगा, दक्षिण कोरिया होगा, रूस हो गया। अब देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन, इस मामले में देखिए कि इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नवत रहा है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 9वां रैंक है, मतलब बहुत कम उत्सर्जन होता है। नवीकरणीय ऊर्जा में 37वां रैंक है। ऊर्जा उपयोग में 10वीं रैंक है। जलवायु नीति में 10वीं रैंक है। मतलब अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन भारत का बहुत कम है, 9वीं रैंक में है, ये उच्च स्तर पर है समग्र रेटिंग में। नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारत मध्यम स्तर पर है। ऊर्जा उपयोग करने में भारत 10 नंबर पर है। जलवायु नीति में भारत मध्यम स्तर। तो ये तीनों रिपोर्ट क्या है, बड़ी ही संतोषजनक है भारत के लिए। भारत की विश्व भर में क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत सबसे सुखद स्थिति में है। विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष देशों को आप बात करें तो देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले फिलीपींस चौथे रैंक पर है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले पर नार्वे तीसरे रैंक पर है। ऊर्जा उपयोग के मामले पर फिलीपींस जो चौथे नंबर पर है। जलवायु नीति के मामले में नीदरलैंड जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। चलिए आइए अगला प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ये भी अगर चर्चित रिपोर्ट आती है टाइम्स पत्रिका द्वारा तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। आइए देखिए, वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका। अब 2 पॉइंट तो ऐसे यहां पर बन गया। एक पॉइंट तो यही बन गया, देखिए जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका 1927 से अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव करती है और पर्सन ऑफ द ईयर को जो है चुनती है। ठीक है, तो 1927 में पहली बार मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडनबर्ग को घोषित किया गया था। चार्ल्स लिंडनबर्ग को घोषित किया गया था। ठीक है, अब भारत की तरफ से महात्मा गांधी को, यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये हुआ कि भारत की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1927 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 और 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ठीक है, तो भारत के सिर्फ महात्मा गांधी पहले और एकमात्र से भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। यानी भारत से अब तक लगभग 2 व्यक्ति जो हैं जो टॉप पर रहे हैं, पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हैं 1930 में, और 2 साल 2014 में और 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मतलब हम तो ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ज़्यादा उनकी ओर रही, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तित्व और सकारात्मक पहल के चलते 2 बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए हैं, 2014 में 2016 में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कहीं से ये प्रश्न कहीं भी बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए, 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। अब देखिए 2000 कब आई इसकी रिपोर्ट, 6 दिसंबर 2023 को आई है। टाइम पत्रिका की जो आई है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, वो किसकी रही है उसको देखिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है आपको, ऑनलाइन जो है वो कर देना है, इसको लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, फिर हम आगे चले। कितना आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, भारत का सबसे पहला व्यक्ति जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, महात्मा गांधी, दे देंगे। भारत टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के चयन में भारत से निम्नलिखित में से कौन चुना गया है। नंबर 1 ये दे देंगे, नंबर 2 दे देंगे नरेंद्र मोदी जी को दे देंगे, वर्ष अलग दे देंगे। आपसे पूछें कौन सही कौन गलत है, आपको वर्ष भी ध्यान रखना होगा, 2014 और 2016 ये रहेगा। आइए आगे,
6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित ये हो गया। वर्ष 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। वर्ष 2017 में ये देखिए 6 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई और वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी गायिका हैं, गीतकार भी हैं टेलर स्विफ्ट। याद रखिएगा, स्विफ्ट डिजायर से याद रखिएगा, टेलर है और स्विफ्ट है, स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है। 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। ठीक है। तो टेलर स्विफ्ट को 2017 में इनको भी उसमें शामिल किया गया था। द साइलेंस ब्रेकर्स, साइलेंस ब्रेकर्स समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर की कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली पहली महिला हो गई हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि भाई प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार 2014 2016 में, और टेलर स्विफ्ट 2 बार 2017 में और 2023 में 2 बार। टेलर स्विफ्ट 2 बार 2017 में 2023 में टाइम ऑफ द ईयर घोषित होने वाली पहली महिला बनी है। साथ ही कला क्षेत्र में पहली अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति हैं। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कला के क्षेत्र में ये ऐसी पहली व्यक्ति हैं जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा टाइम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपके जुड़े हुए हैं। चलिए, क्लियर हो गया ये, इसको पॉइंट कर लीजिए, आगे चलते हैं। सीईओ ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन को घोषित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर को घोषित किया गया है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निबेल को घोषित किया गया। ये सब नहीं पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में बस वही पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, मान लिया। लेकिन इसको एक बार देख लीजिए, ओपन एआई के सीईओ हैं, सीईओ ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन है, सैम अल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। उनको दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर को दिया गया, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निबेल को दिया गया है। तो 3 पॉइंट की आपकी इंपॉर्टेंट होगी, इनको आप ध्यान लीजिए। हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा वही जो हमने ऊपर बता दिया है। चलिए आगे आते हैं। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा की गई है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसको हम समसामयिक घटनासार में भी इसको हम बता चुके थे, यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि डॉल्फिन आप जानते हैं कि कई इसकी श्रेणियां पाई जाती हैं, कई इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसमें सबसे गंगा डॉल्फिन जो है मीठे पानी की है, और ये क्या होती है, जन्मांध होती हैं। डॉल्फिन जो होती है जन्मांध होती हैं। और अभी इनकी वैश्विक प्रजातियों की घोषणा की गई, विश्व भर में प्रजातियां पाई जाती हैं। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारी है। किसमें आता है, ये मैमेल्स श्रेणी में आता है, मैमेलियंस होता है। ठीक है, ये वाटर मैमेलियंस होते हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया है, तो वाटर मैमेलियंस होते हैं ये। ठीक है, जलीय स्तनधारी होते हैं जो विशेष रूप से मीठे पानी, फ्रेश वाटर, मीठे पानी मतलब फ्रेश वाटर, और खारे पानी, ठीक है, ब्रेकिश वाटर, दोनों में पाए जाते हैं। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जीवित प्रजातियां जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों पाई जाती हैं। इन 6 प्रजातियों अमेजन नदी डॉल्फिन है, सिंधु नदी डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन है, इरावती नदी डॉल्फिन है, तुकुजी नदी डॉल्फिन है, और यांगत्जे फिनलेस प्रोफाइल है। डॉल्फिन विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति, जिसे बैजी या चीन की डॉल्फिन कहा जाता है, को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, बैजी या चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है, इसकी 6 प्रमुख जीवित प्रजातियां हैं, और 7वीं प्रजाति को जो चीन की प्रजाति रही, चीनी नदी रही है,
ये विलुप्त घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक पहला पॉइंट तो यही बन गया। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप 4 कथन बना देंगे। पहला तो ये बना देंगे कि ये केवल मीठे पानी में पाई जाती है। दूसरा होगा ये केवल खारे पानी में पाई जाती है। तीसरा है ये मीठे और खारे दोनों पानी में पाई जाती है, ये हो गया। और मीठे और खारे पानी में पाई जाने वाली 6 प्रजातियां हैं। इस तरीके से दे देंगे, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो आपका हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। इस तरीके से बन जाएगा विकल्प। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बागोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बागोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। देखिए क्या है ये, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश हैं, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील। हालांकि इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन ये है। बस इतना ध्यान रखिए, कोई बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से इस रूप में नहीं पूछा जाएगा। इतना अपने आप में क्या है, सफिशियंट है। देखिए, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 अक्सर पूछ लिया जाता है। जब ये आता हो चर्चित, इसमें कोई भारत के रहते हैं तब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। ये कौन प्रकाशित करता है? एक ब्रिटिश कंपनी है। इसको प्रकाशित करने वाली कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश कंपनी है क्यूएस। ठीक है, क्वास्कोरली जो है सिमंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 इंडिकेटर्स में किया जाता है। देखिए 11 इंडिकेटर्स कौन कौन है, 11 संकेतक कौन कौन है। 8 नवंबर 2023 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया। अब देखिए क्या है इसकी रैंकिंग, क्या है इसको देखिए। इस रैंकिंग का ये 61वां भाग है। ठीक है, इस रैंकिंग का ये 61वां क्रम है, सॉरी 16वां क्रम है। इस रैंकिंग में 25 देशों एवं क्षेत्रों में कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुल इतना पूछा जा सकता है, इस रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल हैं। तो कुल कितने देश शामिल हैं? 25 देश हैं। 25 देश और 856 संस्थान शामिल किए गए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें आपके ये 16वां संस्करण है, 25 देश शामिल है, 8 से 56 इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय 148 भारत के हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष की रैंकिंग में 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के 148 हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया। आइए देखिए एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय कौन कौन है। यह है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन है, फिर हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है सिंगापुर। ये 3 है एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। तीनों पर आपको ध्यान देना है। 3 विश्वविद्यालय एशिया के सबसे शीर्ष हैं, पेकिंग विश्वविद्यालय, हांगकांग विश्वविद्यालय और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों विश्वविद्यालय ये शीर्ष पर हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए आगे चलिए। वर्ष 2024 शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय। ठीक है, भारतीय रैंक 1 2 3 4। एशियाई क्या है रैंक इनकी, क्या है, संस्थान कौन कौन से हैं, भारत के कौन से हैं,
आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान मिला है, पहला रैंक है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली इसमें 46 एशियाई स्तर पर 46 रैंक है, भारतीय रैंक 3 है। आईआईटी मद्रास की, फिर जो है आईआईएमसी बेंगलुरु को चौथा स्थान मिला है, आईआईटी खड़गपुर को 5वां स्थान मिला है, आईआईटी कानपुर को मिला है 6ठा स्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला 7वां स्थान। अब देखिए कुल 7 विश्वविद्यालय ये रहे हैं, इस तरीके से हैं, 7 इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जेएनयू आदि का कोई स्थान नहीं, उत्तर प्रदेश की इस रूप में कोई ऐसे स्थान शामिल नहीं है। ये टॉप के भारत के रहे हैं जिनका कुल क्रम जो 94वां रहा, एशिया में 94 स्तर पर है, मतलब 40वें रैंक से, एशिया में 40वें रैंक से भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय की शुरुआत हो रही है। अब आप सोच सकते हैं भारत का जो टॉप का विश्वविद्यालय है वो पूरे एशिया में 40 स्थान पर है, पूरे विश्व में उसका क्या स्थान होगा। रूस CFE संधि से बाहर हो गया है। CFE का मतलब का पूर्ण रूप क्या है, ट्रीटी इन कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि है। तो 19 नवंबर 1990 को पेरिस में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि का हस्ताक्षर किया था। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई थी। CFE संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया था जो उस समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य थे। ठीक है, तो भारत उस समय रूस का था, वार्सा पैक्ट इसका था, और अमेरिका का जो है के संगठन वाला नाटो था। आइए देखिए इसमें क्या करते हैं लोग। अब 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से इस संधि से बाहर हो गया है। तो यहां से कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल एक प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि हाल ही में रूस किस संधि से बाहर हुआ, केवल एक प्रश्न यहां से बन सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर केवल एक पॉइंट ध्यान रखिए, हाल ही में या नवंबर 2023 में रूस निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संधि से बाहर हुआ है। ठीक है, तो आपकी है CFE। ठीक है, CFE संधि से बाहर हुआ है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि यही है आपकी CFE संधि है, इससे बाहर हुआ है। चलिए, ग्वालियर और कोझिकोड UCCN में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, ग्वालियर और कोझिकोड शामिल किया गया है। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं, संक्षिप्त की जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इसको बता चुके हैं। ठीक है, फिलहाल इसको देख लीजिए। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या बन रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर यही बना कि 31 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर 55 शहरों को, विश्व भर के 55 सिटीज को यूनेस्को के रचनात्मक इनोवेटिव शहरों में शामिल किया गया है। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या बढ़ाकर 350 कर दी गई है। भारत के 2 शहर इसमें कोझिकोड और ग्वालियर हैं। ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया है, अब देखिए इसमें ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया है। और कोझिकोड को क्यों शामिल किया गया है। कुल देशों की संख्या 350। ठीक है, 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत के कौन 2 शहर हैं, कोझिकोड है और ग्वालियर है, 2 शहर शामिल किया गए हैं। तो ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया, संगीत के क्षेत्र में, कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में। तो संगीत और साहित्य इन दोनों क्षेत्रों में शामिल किया गया। यही पूछा जाएगा, मान लिया पूछ लिया जाता है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत के कितने शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है, ये हो गया। और कौन सा शामिल किया गया, कौन किस श्रेणी में शामिल किया गया, बहुत टफ बनाया जाएगा तो ये पूछा जाएगा, अन्यथा केवल यही नाम पूछ लिया जाता है। इसके पूर्व वर्ष
2015 में जयपुर को शामिल किया गया था, वाराणसी को शामिल किया गया था, और 2017 में चेन्नई को शामिल किया गया था, वर्ष 2019 में मुंबई को शामिल किया गया था, फिर हैदराबाद को शामिल किया गया था, वर्ष 2021 में श्रीनगर को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल होने वाले भारत के कुल शहर कितने हो गए? 8 हो गए हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत के कुल कितने शहर हैं? कुल 8 शहर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी थी, ये हो गया। इसराइल और फिलिस्तीन विवाद, कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल यहाँ पूछा जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाएगा कि कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया गया है। बस इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा इसमें, देखिए पूरी कहानी आप लोग जानते हैं, पूरी कहानी आपको पढ़ना, ना पूरी कहानी इसमें आएगा ही। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई कुछ इस तरीके से आने वाला नहीं, केवल एक पॉइंट आएगा, केवल उसको देखिए कि ऑपरेशन कौन सा किया गया है, दोनों ओर से ऑपरेशन कौन कौन से किए गए, कुल एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया और इस हमले को ऑपरेशन अलक्सा फ्लड का नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, केवल आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से जो ऑपरेशन जो हुआ उसका नाम था अल अक्सा फ्लड। ठीक है, अलक्सा फ्लड क्यों कहा गया? क्योंकि इजराइल द्वारा पवित्र अलक्सा मस्जिद पर इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। ठीक है, अलक्सा क्या है? वहाँ की पवित्र मस्जिद है, और ये वो मस्जिद है, कहा जाता है कि मुसलमानों की यानी इस्लाम में 3 सबसे पवित्र मंदिर है, सबसे पवित्र मस्जिद है, मंदिर नहीं मस्जिद है। एक है 3 स्थान है, एक है मक्का, मदीना, और तीसरा है अल अक्सा। तो ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। ठीक है, अल अक्सा, इसीलिए नाम इसको क्या दिया गया है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को खत्म करना भी रहा है। इसके उत्तर में इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चला है। तो यही दोनों ऑपरेशन आपसे पूछे जाएंगे, यही दोनों ऑपरेशन आप याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए, बस बाकी पूरी कहानी है कि 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता करने के लिए रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश अनुपस्थित थे। 45 देश मतदान के समय अनुपस्थित थे। 14 देशों ने इसका विरोध किया था, 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित थे। ठीक है, प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया था। 14 देश जो इजराइल के समर्थक थे अनुपस्थित थे। 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल भी था और अमेरिका भी शामिल था। ठीक है, चलिए, तो ये बस केवल यही 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, दोनों ऑपरेशन याद रखिएगा, बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, और कुछ भी ऐसे पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है फिलहाल। धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण है धोरडो गांव, इसको विकसित किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। ये पहल UNWTO के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन कार्यक्रम को चलाता है। ठीक है, इसी क्रम में UNWTO की महासभा का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2030 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ और वर्ष 2023 से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की गई। ठीक है, आइए देखिए, सभी वैश्विक क्षेत्रों से कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। UNWTO द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से भारत का धोरडो गांव शामिल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महारण
ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है और यह रण उत्सव गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इस दौरान यहाँ की पूरी कला संगीत शिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि फरवरी 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक भी धोरडो में आयोजित की गई थी। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुल 54 गांव, विश्व भर में, संसार भर में कुल 54 गांवों को 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है। इसमें भारत का धोरडो गांव रहा है। ठीक है, और ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है। कच्छ जिले में कच्छ के रण में स्थित है। और ये चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि G20 की प्रथम पर्यटन समूह की बैठक भी धोरडो में ही हुई थी, इसलिए भी चर्चा में रहा है। ठीक है, अब तक भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। 2021 में तेलंगाना के पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है, और धोरडो को 2023 में चयनित किया गया। तो ये 2 गांव हैं भारत के जो इस सूची में शामिल किए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपका हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया और यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। पोचमपल्ली उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। केवल यही एक प्रश्न बन गया अपने आप में। अगर आप देखें तो एक प्रश्न आपका यही इतना बन जाता है, एक प्रश्न आपका यही बन जाता है कि पोचमपल्ली किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो पोचमपल्ली उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है और वर्ष 2023 में भारत के मंडला मध्य प्रदेश को भी UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में खुरोमा को चेन अपग्रेड कार्यक्रम में शामिल किया गया था। चलिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 कब जारी की गई? 17 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFC इंस्टीट्यूशन ने जारी किया है। क्या? अपना 15वां संस्करण जारी किया है, जो क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक है। ठीक है, आइए देखते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक की श्रेणियों को देखते हैं, इसमें क्या स्थितियां रही हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक में पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। पहले स्थान पर नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर आइसलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। ये भारत को 45वां स्थान दिया गया है। MCGPI 2023 में भारत को 45वां स्थान दिया गया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत को 41वां स्थान पर था। ठीक है, वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर था और 2023 में भारत 45वें स्थान पर है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की बात करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 आप जानते हैं भारत की बड़ी खराब स्थिति रही है और इसीलिए भारत सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, आते हैं देखते हैं 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। एक बार यही प्रश्न पूछा गया था, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये बड़ी चर्चित रिपोर्ट रहती है और इसमें भारत की सदैव आलोचना की जाती है। ये देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो संसार में बड़े बड़े देशों की जो जनसंख्या है उतनी जनसंख्या को भारत निःशुल्क भोजन करवाता है, फ्री। अपने गरीब जो है कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क सबको भोजन देता है, अनाज देता है, जितना लोगों की जनसंख्या है। फिर भारत में कोई गरीब कैसे है? फिर भारत में भूखमरा कोई नहीं है, कोई भूख से यहाँ तड़प नहीं रहा है। फिर भी इस रिपोर्ट में सदैव भारत को
भूखमरी की स्थिति में दिखाया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत रिपोर्ट है। कैसे है ये देखिए, 50 से अधिक जो इसका स्कोर होता है वहां पर भूखमरी की चरम भयावह स्थिति होती है। ठीक है, 35 से 49 जिनका स्कोर है वो भयावह स्थिति में आते हैं। 20 से 34 के स्कोर में जो है गंभीर स्थिति में होते हैं। 10 से 19 के स्कोर में है वो मध्यम श्रेणी में है। 9.9 या उससे कम के स्कोर में जो है वो निम्न क्रम में है। ठीक है, तो ये है इनका स्कोर। अब देखते हैं क्या स्थिति रही है। वर्ष 2023 के सूचकांक में कुल शामिल देश कितने हैं? 125 देश को शामिल किया गया है। वैश्विक स्कोर कितना है? 18.3 है, जो भूखमरी की मध्यम स्थिति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का स्कोर का जीएचआई स्कोर सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा दोनों का जीएचआई स्कोर 27.0 है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भूखमरी की गंभीर सीरियस स्थिति को दर्शाता है। क्षेत्रीय दृष्टि से वर्ष 2023 में यूरोप एवं मध्य एशिया का जीएचआई स्कोर न्यूनतम है, जो यहां भूखमरी की निम्न लो स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए ये सब है कहानी है। इस कहानी से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न केवल आता है 9 देश हैं जो भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 9 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो जिसमें कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को उनके वर्ष 2023 के जीएचआई स्कोर के आधार पर भूखमरी की भयावह स्थिति में दर्शाया गया है। जबकि 3 अन्य देश जो हैं बुरुंडी, सोमालिया एवं दक्षिण सूडान के आंकड़े अपर्याप्त होने कारण उनके जीएचआई स्कोर को गणना नहीं की गई है। ठीक है, तो ये स्थितियां रही हैं यहाँ पर। ओवरऑल आप इनकी स्थिति देखेंगे तो ये स्थिति रही है, ये है। 5 वर्ष से कम आयु के मामले में दुबलापन के अंतर्गत सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। देखिए इनकी रिपोर्ट को कैसे आप मानेंगे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन में सर्वाधिक मामले भारत में 18.7% दर्ज किए गए हैं। 2018 से 2022 के अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यानी जो स्टमिंग होता है मामले में बुरुंडी सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु बच्चों की मृत्यु दर नाइजर में सर्वाधिक है। वैश्विक भू सूचकांक में 20 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। ठीक है, उज्बेकिस्तान इस सूचकांक में 21 स्थान पर है। आइए देखिए इसमें ये है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देखिए ये ब्रिक्स देशों की स्थिति देखिए। ब्रिक्स देशों में ब्राजील 32वें स्थान पर है, रूसी संघ 26वें स्थान पर है, भारत 111वें स्थान पर है, जबकि चीन 1 से 20 रैंक समूह में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका 58 शामिल है। अब वह भारत जो पूरे विश्व को खिलाता है वो 111वें स्थान पर, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, तो इसलिए ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट सदैव विवादग्रस्त रही है। अंतिम के 3 देश हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन है। वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंक 1 रही है, मतलब 111 रही है, आपको याद रहेगा 111। ठीक है, 111वीं रैंक आप याद रखिएगा, भारत की 111 है, तो ये आपको याद रहेगी। ठीक है, 111 है। ये भूखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 आते हैं। इक्कीस अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडन अर्थात आइए नोबेल पुरस्कार 2023 देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है प्रश्न, आप ध्यान रखिएगा।
तो पहला प्रश्न तो आपका यही से हो जाता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अब यहाँ से दो दिया जाता है, क्षेत्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में और नाम पूछा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया और किसको दिया गया, ये दो पूछा जाता है, दो आपको ध्यान रखना होगा। किसको दिया गया वर्ष 2000 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में घोषणा की गई, ये है क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, क्लाडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। आप गोल्डन से याद रखिएगा, क्लाडिया गोल्डिन, गोल्डन और इकोनॉमिक्स में गोल्ड सबसे महंगा होता है, याद रखिएगा। तो क्लाडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पहले 2009 में एलिनार ओस्ट्राम को दिया गया था, 2019 में एस्थर डॉफ्लो को दिया गया था और 2023 में क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से इनको ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र जीतने वाली ये तीसरी महिला हैं। देखिए कहाँ की है ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। क्लाडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र के पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली ऐसी महिला विजेता है जिन्होंने यह पुरस्कार अकेले जीता है, जबकि पहली दो महिला विजेताओं ने यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता था। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, क्लाडिया गोल्डिन अमेरिकी अर्थशास्त्री है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। ठीक है, उन्हें महिलाओं के संदर्भ में किस लिए दिया गया है? श्रम बाजार, महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में गहरी समझ को उन्नत करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया है, ने महिलाओं के बारे में श्रम बाजार, महिलाओं के श्रम बाजार के संबंध में गहरी समझ के लिए दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कई सदियों की अवधि में महिलाओं की आय और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी से संबंधित पहला व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। सदियों से महिलाएं और मार्केट में क्या संबंध रहा है, महिलाओं की आय और व्यय और इसमें क्या संबंध रहा है, इसको उन्होंने देखा है। वर्ष 1990 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेंस के रूप में दिया था। वर्ष 2021 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कैरियर एंड फैमिली में उन्होंने लैंगिक आय अंतराल को समाप्त करने में महिलाओं की शताब्दियों लंबी यात्रा को भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। तो ये दोनों पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों बुक इनकी इंपॉर्टेंट है। आइए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 देखिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 6 अक्टूबर 2023 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। किसको दिया गया? ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस हो सकता है पूछ लिया जाए, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये कौन है? नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री और स्वतंत्रता सेनानी है। जब इनको ये दिया गया तो उसमें एक कैद में भी थी, ईरान में जेल में बंद थी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली विश्व की 19वीं महिला हैं और ईरान की दूसरी महिला हैं। ठीक है, इससे पूर्व 2003 में ईरान की सीरीना आबादी को भी दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था उस समय, यूपीपीएससी से पूछा गया था, जो प्रथम ईरानी महिला थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा कि जो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? इन्हें मानवाधिकार की कार्यकर्त्री रही, इस क्षेत्र में दिया गया है इनको। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नॉर्वेजियन लेखक हैं जॉन ओलाफ फॉसे को दिया गया है। जॉन ओलाफ फासे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाफ फासे को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया जो अनकही
अनसेबल भावनाओं को आवाज देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक। वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जान ओलाफ हासे को प्रदान किया गया है। नॉर्वेजियन नाइनोस्क। चलिए ये हो गया। वर्ष 1983 में उनका प्रथम उपन्यास राउडर्स स्वार्ट्स रेड ब्लैक। चार अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया वह है मोंगजी बावेंडी हैं, लुइस ब्रूस हैं और एलेक्सी आई एकिमोव हैं। ये 3 हैं। मोंगी जी बावेंडी हैं, लुइस ई ब्रूस हैं और एलेक्सी आई एकिमोव हैं। इन्हें ये रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये है। ठीक है। ये तीनों कहाँ के हैं? तीनों अमेरिका के हैं। ये भी अमेरिका के हैं, ये भी अमेरिका के और ये भी अमेरिका के। अब इनका एक एक नाम याद रखिए। ठीक है। मोंगी, लुइस और एलेक्सी, ऐसे याद रखिए कि इनका मोंगी, लुइस और एलेक्सी। ठीक है। एम ऐसे कर लीजिए, एम आई, ठीक है, ML A ऐसे याद रखिए, MLA। ठीक है। MLA याद रखिए, MLA कर लीजिए। रसायन का नोबेल पुरस्कार MLA को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? MLA को दिया गया। MLA कौन है? मोंगी, लुइस और एलेक्सी। नाम पूछा जाएगा तो मोंगी नाम जरूर रहेगा, लास्ट वाला रहना रहे। मोंगी जी भी दे सकते हैं, लुइस दे सकते हैं, ब्रूस केवल नहीं रहेगा, पहला नाम जरूर रहेगा, एलेक्सी दे सकते हैं। किसके लिए दिया गया? इनको क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। ठीक है। रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। चलिए, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 अलग अलग देशों के हैं, 3 अलग अलग देशों के हैं, उनको दिया गया। ये पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउंस और एनी एल व्हिलियर को दिया गया। ठीक है। 3 लोगों को अलग अलग ये पुरस्कार दिया गया है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी के हैं, लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के माध्यम के लिए प्रकाश के एटोसेक्स पल्स उत्पन्न करने वालों के लिए दिया गया है। ठीक है। इस वर्ष के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? एटोसेकेंड्स भौतिकी के नामक नए क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है। चलिए ये हो गया। एक प्रश्न यहां पर ये आपका हो सकता है, एक एटोसेकंड बराबर कितना होता है? ये पूछा जा सकता है। एक एटोसेकंड बराबर 10⁻⁻18 सेकंड होता है। एटोसेकंड से क्या नापा जाता है? परमाणु एवं अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति की तीव्रता को मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, दोनों अमेरिका के हैं। कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के निर्माण के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड आधार से संबंधित है। ठीक है। और कैटालिन कोरिको और ड्रू विसमैन, ये पुरस्कार इनको दिया गया। दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है। ये हंगरी मूल के हैं, अमेरिका के हैं और ये अमेरिका के ही हैं। तो किस लिए दिया गया? इनको कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास के लिए दिया गया था, जो न्यूक्लियोसाइड्स बेस मॉडिफिकेशन के रूप में उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते हैं mRNA वगैरह के लिए। आइए आते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक
सूचकांक, इसमें केवल आपको इतना ध्यान देना है कि यह सूचकांक जो होता है 27 सितंबर 2023 को वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया गया। इसका 16वां संस्करण था। इसका शीर्षक है अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, इनोवेशन। ठीक है, कुल शामिल कितने देश हैं? 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को शामिल किया गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान दिया गया है। इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में कहा गया। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, ये होगा, एक पॉइंट आपका ये होगा, 2 पॉइंट आपके यहीं से हो गए। विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ठीक है, ये आपका एक प्रश्न बन जाता। तो आपका कौन सा है? ये आपका है स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे पर अमेरिका है और चौथे पर यूके है। ठीक है, ये हैं आपके वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष देश हैं। स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है और स्वीडन, अमेरिका और यूके हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 से 5 देश से पूछ ले जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में अंतिम अर्थव्यवस्था वाले कौन है? अंगोला है, नाइजर है, बुरुंडी है, माली और गिनी है। ये है अंतिम रूप से हैं। ठीक है, भारत की इसमें देखिए क्या स्थिति है। भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस स्थिति में ये देखिए, भारत कुल 21 अर्थव्यवस्थाओं को G2 इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस के रूप में शामिल किया गया है। भारत, मोल्डोवा, गणराज्य और वियतनाम तीनों को लगातार 13वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, और 2022 में भी भारत को 40वां स्थान पर था। तो ये एक सुखद है आपको याद करने के लिए। 2022 में भी भारत 40वां स्थान पर था, 2023 में भारत 40वां स्थान पर है। ठीक है, चलिए ये हो गया। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। तो टाइम्स पत्रिका ने कुछ विश्वविद्यालयों की भी रैंकिंग की है। टाइम्स पत्रिका ने कुछ विश्वविद्यालयों की भी रैंकिंग की है। देखिए उनकी रैंकिंग क्या है। उसकी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है दूसरे स्थान पर है, मैसाचुसेट्स जो है तीसरे स्थान पर, ये है। ठीक है, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में कोई शामिल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, रैंकिंग अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष स्थान है, लेकिन अंडर 200 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। अंडर 200 में भारत की कोई शामिल नहीं है। ठीक है, भारत का 201 से 250 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक है। 501 से 600 में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का है, चेन्नई का अन्ना विश्वविद्यालय। फिर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय 501 से 600 के बीच में है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का है, 6वीं रैंक है। ठीक है, ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं भारत अभी कितना पीछे है, बहुत पीछे है अभी। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक दक्षिण शब्द की शुरुआत उन देशों को संदर्भित करने के लिए जो औद्योगिकरण के युग से बाहर रह गए थे। वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार प्रयोग 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेवसी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीका आता है, लैटिन अमेरिका आता है, कैरिबियाई देश आते हैं। ठीक है, और इस एशिया के कुछ देशों को छोड़ करके बाकी ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ करके छोटे छोटे जो समुद्री देश हैं वो आते हैं इसमें। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को जो है विकसित देशों का समूह माना जाता है, ग्लोबल साउथ को जो है अविकसित देशों का समूह माना जाता है। मतलब जो अभी विकास की दिशा में पिछड़े हुए हैं वो ग्लोबल साउथ में आते हैं। ठीक है, तो 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के लिए एक ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में इंडिया इवन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए की गई है। ठीक है,
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित प्रमुख लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग भी लिया था और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ से केवल इतना जानिए कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है, और भारत इस दिशा में क्या है, ग्लोबल साउथ को विकसित करने के लिए एक अमेरिका के साथ और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के अपना एक अभियान चलाया है। बस इतना ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सम्मेलन सत्र, आप जानते हैं कि हर वर्ष सितंबर महीने में हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ का सेशन चलता है। ठीक है, उस सेशन में उसके संयुक्त राष्ट्र असेंबली के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो 5 सितंबर 2023 को इस साल ये प्रारंभ हुआ, 78वां सत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इस सत्र में 18 से 19 सितंबर को एसडीजी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 20 सितंबर को क्लाइमेट एम्बिशन समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का मुख्य विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण और इस दिशा में प्रगति। अब सबसे है कौन इसका अध्यक्ष कौन निर्वाचित होता, यही पूछा जाता है। जो एक दो बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो यही प्रश्न पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसिस त्रिनाड एवं टोबैको के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के हेतु निर्वाचित किए हैं। ये है आपका डेनिस फ्रांसिस त्रिनाड एवं टोबैको के हैं, ये 78वें सत्र के लिए निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर। इस दौरान ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारत का प्रतिनिधिमंडल के और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता कसाबा कोरोसी हंगरी ने की थी, और 78वें सत्र की अध्यक्षता जो है त्रिनाड और टोबैको के लोगों ने किया है। भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल, आइए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, केवल एक है, केवल यही प्रश्न एक दो बार यहाँ से पूछा गया है। जब यह सत्र होता है तो सत्र का अध्यक्ष कौन निर्वाचित होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र के लिए अध्यक्ष 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन रहे हैं? आपके डेनिस फ्रांसिस रहे हैं। भारत 2 नए विश्व धरोहर, भारत के 2 नए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूपीपीसीएस में केवल इतना पूछा जाता है कि विश्व धरोहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया गया है। तो जब होता है ये, ठीक है, तो उस दौरान कुल कितने हैं और कुल कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में विश्व धरोहर के पक्षकार देशों की संख्या कुल कितनी है? 195 है, और भारत भी इसका पक्षकार है। चलिए, इस यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। तो ये पॉइंट आपका एक पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, इसकी रियाद सऊदी अरब में इसकी बैठक हुई, 45वीं बैठक हुई। विश्व भर के कुल 42 नए स्थलों को इसमें सूची में शामिल किया गया। 42 स्थलों में से 33 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं और 9 जो हैं ये नेचुरल स्थल हैं। इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर की कुल संख्या 1199 हो गई है। ठीक है, 168 देशों से 1199 विश्व धरोहर शामिल हो चुके हैं, और इन विश्व धरोहरों में से 933 सांस्कृतिक स्थल हैं, 227 प्राकृतिक स्थल हैं और 39 मिश्रित स्थल हैं। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक के दौरान भारत के दो नए स्थलों को विश्व धरोहर में का दर्जा दिया गया। ये कौन कौन है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। शांति निकेतन को भारत का 41वां और होयसल मंदिर को भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के कुल कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भारत में इस समय कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, ये कई बार पूछा गया है। तो इस समय कुल कितने हो गए हैं? 42 हो गए हैं। 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। कुल कितने हैं? 1199 में से 42 कुल भारत में है। ठीक है,
अब इस 42 में से जो 34 धरोहर स्थल हैं वो सांस्कृतिक हैं। 42 स्थलों में से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। इस दृष्टि से इटली 59 धरोहर स्थलों के साथ प्रथम स्थान पर है। इटली में सबसे अधिक धरोहर स्थल हैं। अब शांति निकेतन के बारे में आप जानते ही हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये निवास स्थल रहा है। शांति निकेतन 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, होयसल के पवित्र मंदिर ये क्रमिक संपत्ति है, सीरियल प्रॉपर्टीज हैं। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में ये तीनों मंदिर स्थित हैं। ठीक है, इसमें चेन्ना केशव मंदिर बेलूर है, होयसलेश्वर मंदिर हालेबिदु है और केशव मंदिर सोमनाथपुर मैसूरू में है। ये सब 12वीं-13वीं शताब्दी के मंदिर हैं। ठीक है, ये भगवान विष्णु के एक रूप हैं और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, होयलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। चलिए, भारत के सभी 42 धर्म स्थल में आप देखिए ये प्रमुख सांस्कृतिक स्थल हैं। ठीक है, कुल विश्व धरोहर स्थल कितने? 42 हैं। सबसे पहले आगरा का किला, यही पूछा गया है। 1983 में कितने शामिल किए गए थे? 1983 में आगरा का किला उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की महाराष्ट्र और ताजमहल उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कुल कितने हैं? 1 2 2 3 3 कुल 3 स्थल हैं उत्तर प्रदेश के हैं कुल। अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के मात्र 3 स्थल हैं। इन 42 में से उत्तर प्रदेश के मात्र 3 स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ठीक है, चलिए, I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अर्थनैतिक उद्यम का अनावरण किया गया है। I2U2 आप जानते हैं क्या है? I2U2 है इंडिया, इजराइल, ठीक है, USA और UAE का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और इसके द्वारा बस यही ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। I2U2 क्या है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 22 सितंबर 2023 को संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया है। ठीक है, न्यूयॉर्क में संयुक्त महासभा के 78वें सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई है। बस ये इंपॉर्टेंट है। भारत कनाडा विवाद में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस केवल इतना है क्यों चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न ऐसे आने वाले नहीं है भारत अमेरिका के विवाद में। चलिए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, 5I इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। 5I क्या है? ये जो है 5 देशों का, बहुपक्षीय देशों का एक खुफिया गठबंधन है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्य में है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, UK है और अमेरिका है। ये राष्ट्र क्या करते हैं? अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी साझा करते हैं और खुफिया मामलों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये है 5I इंटेलिजेंस, इसको ध्यान रखिएगा। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश हो गया है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी, विधि माप विज्ञान कानून को जारी करने वाला देश बन गया है। आइए देखते हैं क्या है ये। OIML एक अंतर सरकारी संधि संगठन है। ठीक है, इसमें कुल देश कितने हैं? 64 देश हैं। तो OMIL ये बांट मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुमिल प्रमाणन करता है। भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं। भारत वर्ष 1956 से OIML का सदस्य राष्ट्र रहा है। तो OIML क्या है? जो आपके बांट माप होते हैं, ठीक है, किलोग्राम और मिलीग्राम, इनके बांट के मापन के, तो उनका जो प्रमाणन प्रदान करता है। इंटरनेशनल जो
आप देखते हैं ISI जो मार्क होते हैं, ISI आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो मापन की पद्धतियां होती है, तो ISI जो पद्धति के आधार पर जो होता है उसी को आपको इस रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब आता है आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 ये सितंबर 2023 में IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सेंटर द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 10वां संस्करण इसका। इसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पर स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड जारी किया गया है। इस सूची में 64 देशों की सूची में भारत को 56वां स्थान मिला हुआ है। वर्ष 2022 में 92वां स्थान था, इस बार 56वां स्थान हुआ है। ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसकी रैंकिंग में भारत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 कौन जारी करता है? US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है, वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। इसमें स्विट्जरलैंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 30वां स्थान दिया गया। बिल्कुल इतना ध्यान रखिएगा, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है और भारत 30वें स्थान पर है। ठीक है, तो 31वें स्थान से भारत एक स्थान और प्राप्त कर लिया। स्विट्जरलैंड बस 2022 में भी प्रथम स्थान पर था, कनाडा जबकि दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भारत इसमें 30वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखने की बात है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, इनको आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं किसके आधार पर? 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा 2024 में विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं को जारी किया गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन है। वर्ष 2024 में GDP के आधार पर शीर्ष स्थान पर किसको है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, GDP कितनी इसकी है? आप देखिए इसकी GDP है 26 ट्रिलियन है। ठीक है, 26 इतना है। चीन की 17 ट्रिलियन है, जर्मनी की 4 ट्रिलियन है, 4.4 ट्रिलियन है, जापान की 4.23 ट्रिलियन है, भारत की 3.73 ट्रिलियन है और यूके की 3.3 ट्रिलियन है। ठीक है, 17 ट्रिलियन है जर्मनी की ये है। अब भारत को क्या करना है? 5वें स्थान पर भारत जो है ये आया। भारत अब 5वें स्थान पर है। पहले भारत 10वें स्थान पर था, फिर 8वें स्थान पर भारत। अब भारत को कहाँ पहुँचना है? अंडर 10 में, अंडर 3 में आना है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है। और तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो रखा गया 2027 रखा गया है कि 2027-28 तक भारत क्या होगा? ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखें, ठीक है, और इसमें आप देखिए तो इसमें सबसे अधिक विकास दर किसकी है? सबसे अधिक विकास दर इसमें भारत की 5.9% है, जबकि चीन की 5.2% है। जर्मनी और जापान की, इनकी सबकी क्या है? माइनस में है और भारत इसमें सबसे सकारात्मक स्थिति में। 2027-28 तक भारत क्या होगा? 5वें स्थान से कहाँ आ जाएगा? इस तीसरे स्थान पर इसको प्राप्त कर लेगा। 2050 तक यही ग्रोथ रेट रहा तो हम चीन को भी पिछाड़ करके दूसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही की जाती है कि भारत अब जल्दी से तीसरे स्थान को प्राप्त कर लेगा और फिर जल्दी ही शीर्ष दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये जारी किया गया है फोर्ब्स द्वारा, 2024 में इसको जारी किया गया है। 10वें स्थान पर कनाडा है। चलिए, हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसमें से 100 से अधिक देशों में लगभग 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं। अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कंप ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। कहाँ का है? जॉर्जिया। यही ध्यान रखकर यही पूछा जाएगा और कुछ इसमें कहानी नहीं पूछी जाएगी, कहानी नहीं पूछी जाएगी, केवल यही पूछा जाएगा अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो जॉर्जिया राज्य है और वहाँ के गवर्नर ब्रायन कैंप हैं। अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। यही प्रश्न ही पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जॉर्जिया ऐसे राज्यों की सूची में शामिल होगा जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को
मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, अक्टूबर माह में इसलिए जारी किया गया क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन भी आता है। प्रमुख हिंदू त्योहार जैसे नवरात्रि है, दशहरा है आदि के कारण भी इस माह का चुनाव हिंदू विरासत माह के रूप में किया गया है। मतलब जो काम भारत में नहीं हुआ वो काम विदेश के लोग कर रहे हैं। भारत में जारी अगर इसको जारी कर दिया जाता तो भारत में विपक्षी हमारे राजनेता चिल्लाने लगते कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। ठीक है, जबकि विदेशों में हिंदू सप्ताह जारी किया जा रहा है, हिंदू माह जारी किया जा रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक का 17वां संस्करण जारी किया गया। इस संस्करण में 163 देश शामिल थे और यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार होने के बावजूद ये विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। अब देखिए सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? आइसलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है। सर्वाधिक अशांति वाला कौन सा है? अफगानिस्तान है, यमन है और सीरिया है। बस को लिए ध्यान रखना है। ठीक है, देखो वैश्विक स्तर पर 17वें रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इससे गलत स्थान दिया गया क्योंकि भारत अशांति नहीं, भारत तो सबसे शांति प्रिय देश है। गलत है, इस रैंक को भी गलत माना जाएगा क्योंकि भारत को 126वीं रैंक दी गई जो कि गलत है। भारत अंडर 50 में होना चाहिए था। भारत शांति प्रिय देश है। इतनी विषमताओं होने के बावजूद भारत में क्या है? सबसे अधिक शांति देखी जाती है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 28 जून को जारी किया गया है। पूछा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन एक बात देख लीजिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की श्रेणियों में कौन कौन से देश शामिल हैं। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में सबसे अधिक स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है। सबसे कम में यमन है, कांगो है, तंजानिया। भारत को इसमें कुल 67वां स्थान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 का एजेंडा जारी किया गया। इसमें 17 सतत विकास सूचकांक है, लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य हैं। ठीक है, जिससे वो प्राप्त करना है। 21 जून 2023 को इसको जारी किया गया है। 8वां संस्करण रहा है। कुल शामिल देश कितने हैं? 166 हैं। अब देखिए स्कोर देख लीजिए, यही प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है। 3 पॉइंट कुल इसमें इंपॉर्टेंट है। वो 3 पॉइंट ये है कि मैक्सिमम सूचकांक वाले कौन है? फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। मिनिमम सूचकांक वाले कौन है? दक्षिणी सूडान है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और भारत। भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका समग्र स्कोर इतना है। बस केवल ये आपको देखना है। कभी कभी ब्रिक्स देशों का भी आ जाता है तो उसको भी देख लीजिए। ब्रिक्स देशों को अगर आप इसमें देखेंगे तो ब्रिक्स देश इसमें कौन शामिल है? एसडीजी सूचकांक में ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका। यानी भारत को इस मध्यम स्थिति मिली हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 27 जून 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, देख लीजिए इसमें कुल 1498 विश्वविद्यालय हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में भारत के आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, आईआईटी खड़गपुर है, कानपुर है। बाकी कोई विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है। वो भी बहुत हाई रैंक में है, 278वीं रैंक आई है। 149वीं रैंक है आईआईटी बॉम्बे की है, 197वीं दिल्ली की है, 225 इसकी ये रैंक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है, 22 जून को जारी की गई है। इसमें 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का है, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर भारत का। इसमें कुल 4 विश्वविद्यालय अंडर 100 में शामिल हैं। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जेएसएस उच्च शिक्षा संस्थान कर्नाटक है, सुलिनी जो प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान हिमाचल प्रदेश है। देखिए इसमें इतना आता है कि आपको एक तरीके से कन्फ्यूजन हो जाना होता है। तो टाइम्स का आप ध्यान रखिएगा, क्यूएस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा बस। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को देखिए, हांगकांग विश्व का रैंक के साथ विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा? हांगकांग है। ठीक है, और 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर आए हैं, हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं। जबकि विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर भी एशिया के हैं,
ये 2 शहर हैं, पाकिस्तान का कराची है और इस्लामाबाद है, विश्व का सबसे सस्ता शहर है। भारत के 7 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोलकाता और पुणे है। बस ये ध्यान रखिएगा, 7 शहर भारत के शामिल हैं 2023 के रैंक में। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग जो है, दमिश्क विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया था 2023 में। ठीक है। 30 नवंबर 2023 को FIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे महंगे शहर हैं, दमिश्क विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। चलिए, विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 सस्ते शहरों में भारतीय शहर चेन्नई को 163वां स्थान मिला है और अहमदाबाद को 166वां स्थान मिला है। इस सूची में कुल 173 सम्मेलनों को शामिल किया गया था। ग्लोबल लिबिलिटी सूचकांक 2023 है। ठीक है, ये जारी किया गया है। इसमें देखा जाता है कि ग्लोबल स्तर पर कैसे, इसमें है कोपेनहेगन का है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब ये रिपोर्ट जून और मई की आई है, इन रिपोर्टों में से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। बस आपको कुल जुलाई से लेकर के जून से लेकर के इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है, पर्याप्त है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ये भी आपकी जारी की गई है। कब? ये आपकी जारी की 20 जून को जारी की गई है। ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंक 1989 से जारी किया जा रहा है। 20 जून 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के 35वें संस्करण को जारी किया गया है और इसमें कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना पुराना नहीं आएगा। मई के बाद, जून के बाद या जुलाई के बाद से ही प्रश्न आएंगे आपके। WCR 2023 में शामिल है डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ये मैक्सिमम शीर्ष देश हैं। मिनिमम में आपके हैं वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, मंगोलिया है, ये 3 हैं। भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करने के साथ स्कोर में 40वां स्थान मिला है। ठीक है। सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है। सीरिया वर्तमान में अरब देश में कुल 22 देश शामिल हैं। ठीक है। सीरिया भी इसमें शामिल हो गया है। मई 2023 को अरब लीग ने सीरिया को पुनः अपने संगठन में शामिल कर लिया है। ठीक है। तो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ऑपरेशन करुणा 18 मई 2023 को, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मई का है, कोई घटना अब इंपॉर्टेंट नहीं कि मई और अप्रैल की घटनाएं नहीं पूछी जाएंगी आपकी PCS के पेपर में, और समीक्षा अधिकारी में थोड़ा बहुत आ सकता है। तो चूंकि ऑपरेशन, इसलिए देख लीजिए। म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भूसीमा बनाता है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक भाग है। 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया था। यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात, मोचा चक्रवात आया था कहाँ? 18 मई 2023 को मोचा चक्रवात आया था, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी कुछ जनहानि हुई थी और उसी जनहानि को रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ठीक है। तो हम आपको एक लिस्ट देंगे जिसमें सारे ऑपरेशनों की एक सूची है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। 18 मई को 2013 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की। मोचा चक्रवात से निपटने के लिए भारत ने अपने 3 पोतों INS शिवालिक, ये इंपॉर्टेंट है, INS शिवालिक, INS कुमोरता और INS सावित्री को पहले दस्ते में शामिल थे। बाद में इन पोतों के माध्यम से 40 टन से अधिक की राहत सामग्री भेजेगी। 19 मई 2023 को INS घड़ियाल को चिकित्सा आपूर्ति के साथ भी वहां पर भेजा गया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है? म्यांमार से। म्यांमार के साथ बड़ी करुणा होती है वहां पर, ऐसे याद रखिएगा। विश्व प्रश्न सूचकांक के 3 मई को जारी किया गया। आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ना तो आप देख लीजिए, लेकिन उससे पूछा नहीं जाएगा। 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं, भारत 150वें स्थान पर है। ठीक है। तो यहाँ से कोई ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। वैश्विक दास्ता सूचकांक, ये रिपोर्ट भी कब जारी की गई है? ये रिपोर्ट भी जारी की गई है। ठीक है। हाँ, इसमें पूछे जाने की स्थितियाँ ऐसी कोई नहीं है। ऐसे 3 देश जिसमें आधुनिक दास्ता में निर्वासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है, उसमें भारत में सबसे अधिक 11 मिलियन लोग हैं, चीन में 5.8 मिलियन है, उत्तर कोरिया में 2.7 मिलियन है। ठीक है। तो उत्तर कोरिया में आधुनिक दास्ता से अनुमानित मामले सबसे अधिक 104 हैं। अफगानिस्तान में, म्यांमार में, भारत इसमें 6वें स्थान पर है। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से अटलांटिक
का सबसे महत्वपूर्ण अड्डा है। ठीक है, चलिए अप्रैल की है, ये मार्च की है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 देख लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विश्व इस रिपोर्ट में वैश्विक उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है। 2022 में कुल विद्युत उत्पादन में 61%, क्योंकि यहाँ से प्रश्न वैसे भी आता रहा है। वैश्विक उत्पादन में कोयला का 36% प्रयोग किया जा रहा है अभी भी। स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत जल ऊर्जा है, हाइड्रो एनर्जी है, जो 15% उपयोग किया था, जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्रोत परमाणु ऊर्जा, जिसका उपयोग लगभग 9% होता है। तो 61% में कोयले जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, और विद्युत उत्पादन में 36% कोयले का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म गैस के रूप में 22% का प्रयोग होता है, और मिलाकर के 30%, यानी इस 61% में ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए विश्व में सबसे अधिक चीन, अमेरिका और भारत में सर्वाधिक विद्युत मांग वाला देश कौन सा है? चीन है, फिर अमेरिका है, फिर भारत है। ठीक है, सर्वाधिक CO2 उत्पादक देशों में है चीन, अमेरिका और भारत है। सबसे अधिक CO2 उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर भारत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम 100 पत्रिका 13 अप्रैल को जारी की गई है। रिपोर्ट नहीं पूछी जाएगी, पिछले बार आ चुका है, चलिए छोड़ दीजिए। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य शामिल हो गया है, ये पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा ना जाए कि 4 अप्रैल की रिपोर्ट वैसे अलग से पूछ लिया जाए। ठीक है, अप्रैल की रिपोर्ट नहीं पूछा जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 20 मार्च 2023 को जारी की गई है, नहीं आएगी, अगली रिपोर्ट में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2023 में शामिल किए गए हैं, अभी नहीं पूछा जाएगा, जो आएगा 2024 में आएगा। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की। इसमें भारत के 2 स्थलों को, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। 50 स्थल पर 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठतम स्थलों के रूप में किए गए हैं। ठीक है, चलिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया नहीं पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां नहीं पूछा जाएगा, मत पढ़िए। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023, अब ये देखिए इसमें जो नया आया है ये आएगा 12 मार्च 2023 को डाल्बी थिएटर लॉस एंजिल्स में 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, डेनियल क्वान, अगर तब आता तो ये, क्योंकि मार्च अप्रैल में आती है रिपोर्ट इसकी, तो ये 2024 के लिए आएगी, 2023 के लिए नहीं पूछी जाएगी, इसमें नहीं आएगी। लोगाटम समृद्धि सूचकांक 27 फरवरी 2023 का नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल समय न लगाइए इस पर, ये नहीं पूछा जाएगा। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है, 22 फरवरी की रिपोर्ट है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, समय मत गंवाइए इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ये भी नहीं पूछा जाएगा, फरवरी 2023 में जारी किया गया है, नहीं पूछा जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, 31 जनवरी 2023 को पूछा जाए आएगा। अभी देखिए, अभी ये 2024-2023 आने वाला है, 2023 का आएगा तो ये PCS में पूछा जा सकता है, अगली रिपोर्ट आएगी। समीक्षा अधिकारी में नहीं पूछा जाएगा ये। वैसे भी देख लीजिए, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले सोमालिया, सीरिया, दक्षिण सूडान है। भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। मान लिया पूछ लिया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर है। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, चलिए पूछा नहीं जाएगा फिलहाल। 1 जनवरी 2023 को आया था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक अभी नहीं पूछा जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये आया 19 दिसंबर 2023 मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये आपका पूछा जाएगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो लगभग ये आपका पूरा हो गया है। सारे सूचकांक भी, कुछ सूचकांक बाकी वो हम इसमें चर्चा कर देंगे। बाकी आपके लगभग यहाँ से पूरा हो ही गया है। चलिए यहाँ तक आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरा हो जाएगा। 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन DC स्थित कैटो के इंस्टीट्यूट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में
शीर्ष देश हैं स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क है। दक्षिण एशियाई देशों में सिंगापुर नंबर 1 पर है, तिमोर है दूसरे पर है, नेपाल तीसरे पर है, भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट में। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 7 नवंबर 2023 को जारी की गई है और इस रिपोर्ट में 134 देश शामिल हैं, ठीक है। और इस 134 देशों में सर्वोच्च रैंकिंग भारत की स्थिति क्या है, 130वीं रैंक है और निम्न मध्यम आय में शामिल है, मध्य और दक्षिणी एशिया में शामिल है, ठीक है। तो इस रूप में 130वीं रैंक प्राप्त है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। इसमें 44 इंडिकेटर शामिल हैं, ठीक है। 142 देशों को कानूनों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पर है, नॉर्वे 2 पर है, फिनलैंड 3 पर है। सूचकांक में वेनेजुएला को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। जबकि सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल को 71वां स्थान है, भारत को 79वां स्थान है। क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर, जबकि ओवरऑल रूल ऑफ लॉ में ये 79वें स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 नवंबर 2023 में जारी किया गया। चैरिटीज ऑफ फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। कुल 142 देशों को शामिल किया गया है। इसमें इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है, मोस्ट जेनरियस कंट्री है। भारत इसमें 43 रैंक पर है, ठीक है। ये स्थिति रही है। तो मित्रों ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो सारे आपके सूचकांक पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से संपूर्ण अध्ययन आपका ये हो गया और हम लोग लगभग अब करीब पर आ गए। हमने आपसे कहा था कि 30 तारीख 31 तारीख तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, फिर इस पर हम आपको OMR करवाएंगे, ठीक है। तो आपके सारे जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो OMR पर आधारित होंगे, जिनको आप देखिएगा। तो MCQ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जो आपको OMR में भरना होगा। सारे क्वेश्चन को आप एक साथ पूरे दृष्टि को आप रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ। अब हम लोग अगले टर्म पर चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की चर्चा करेंगे।